हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 सॉल्यूशन। ठीक है, इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1 का। तो जिसने भी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है वो उसको देखें। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो ये सॉल्यूशन वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये सब आपके सर पे ऊपर से जाने वाला है। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के बाद आप सबसे पहले सॉल्यूशन को खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, यानी कि खुद करने की कोशिश करें। उसके बाद आप इस वीडियो को देखें और फिर मैच करें कि आपने जो किया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 1.1 का, वो हम इंट्रोडक्शन वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया हमसे शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 where q is some integer। तो इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं हमने इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो हमें पता होता है कि एग्जैक्टली क्या करना है। तो सबसे पहले लेट ए, ये ई है, लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले हमने मान लिया कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अब अगर मैं ए को 6 से डिवाइड किया जाए, मतलब ए को 6 से डिवाइड करें तो क्या होगा? अब क्योंकि हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता तो क्वोशिएंट को हम क्यू मान लेते हैं और रिमाइंडर को हम आर मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उसका यूज करके हम इसको लिखते हैं। तो मुझे लगता है मुझे दोबारा लिखने की जरूरत है, बट मैं लिख देता हूं। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इसकी मदद से क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ पर डिविडेंड की जगह क्या है? ए है, तो ये रहा डिविडेंड। डिवाइजर की जगह 6 है, इनटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट की जगह q है, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर की जगह r है। साथ में यहाँ पर एक और कंडीशन होती है कि जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर हो सकती है। रिमाइंडर क्या है? r है, तो ये 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। साथ में डिवाइजर से छोटा होगा, यानी कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा होगा, तो 6 से छोटा ही होगा। ठीक है, तो इसी कंडीशन को हम बार-बार यूज करने वाले हैं, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि सर हमने 6 से डिवाइड क्यों किया? आपने कभी कभी आप 2 से डिवाइड करते हो, कभी 3 से डिवाइड करते हो, कभी 4 से कर रहे हो, तो सर ये चक्कर क्या है? तो देखो, हमें किससे डिवाइड करना है वो हमें पता लगता है क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। देखो, अगर हम इसको कंपेयर करें इससे, नॉर्मली हम a को अगर हम b से डिवाइड करते हैं तो हम ये लिखते हैं इसकी मदद से, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे b डिवाइजर है, इसको इससे कंपेयर करें इस वाले से, तो यहाँ पर b की जगह क्या लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है, और 6 क्या होता है? डिवाइजर होता है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि हमें किससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, अब देखें, a की वैल्यू तो 6q + r तो है, बट r की वैल्यू 0 से 6 के बीच में कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है? r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर 6 से लेस देन लिखा हुआ है, ना कि इक्वल। ठीक है, अब हम क्या करें? r की वैल्यूज को रखते हैं यहाँ पर। अगर हम r की वैल्यू 1 रखें तो a क्या मिलेगा हमें? 6q मिलेगा, सॉरी 0 रखें तो। अगर हम r की वैल्यू 1 रखते हैं तो a हमें 6q + 1 मिलेगा। अगर r की वैल्यू 2 रखेंगे तो 6q + 2 रखते जाएं, 3 रखेंगे तो 6q + 3, 4 रखेंगे तो 6q + 4, और 5 रखेंगे तो 6q + 5। और ठीक है, अब देखें, अगर a की वैल्यू 6q है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 * 3q। अब देखो, यहाँ पर a के मल्टीपल के रूप में आ रहा है, a 2 के मल्टीपल के रूप में आ रहा है, या फिर a के जो फैक्टर है उसमें 2 प्रेजेंट है। अब a के फैक्टर में 2 प्रेजेंट है, इसका मतलब a 2 से डिविजिबल होगा,
और अगर 2 से डिविजिबल है तो ए इवन नंबर होगा, ठीक है, क्या होगा, इवन होगा। यहाँ पर 2 फैक्टर के रूप में नहीं आ रहा तो इवन तो नहीं हो सकता, और अगर इवन नहीं होता तो ओड ही होता है, ठीक है। यहाँ पर भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 3 जा 6, तो यहाँ पर हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पर बचा 3 क्यों, 2 1 जा 2, यहाँ पर 1 बचा, तो यहाँ पर भी 2 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। यहाँ पर भी हम 2 को कॉमन नहीं ले सकते, इसका मतलब ये जो नंबर मिलने वाला है वो ऑड मिलने वाला है। यहाँ पर देखें, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 को कॉमन ले, यहाँ कितना बचेगा, 2 3 जा 6, और यहाँ पर 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब इवन हो गया। यहाँ पर वापस से 2 कॉमन नहीं आ रहा तो और होगा। अब देखें इन सब कंडीशन को ध्यान से देखें तो हमें आसानी से पता लग रहा है कि ए और कब है, जब ए 6q+1 है, 6q+3 है और 6q+5 है। तो ये तो प्रूफ करना ना हमें कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 6q+3 6q+5। अगर हमसे यही क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता था कि एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q 6q+2 और 6q+4, तो हम ये वाली तीनों कंडीशंस ले लेते हैं, ठीक है। तो बड़ा आसान है, आप चाहे तो लास्ट में एक लाइन लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे, सो वी कैन सी दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 6q+3 और 6q+5। इस टाइम को रिपीट करना है आपको, ठीक है। तो इतना लिखेंगे तो भी काफी है, तो आप इसे नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 के आपके एक्सरसाइज का, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा टू शो दैट the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m+1 for some integer m। तो ये हमसे कह रहा है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो वो या तो 3m फॉर्म में होना चाहिए या फिर 3m+1 फॉर्म में होना चाहिए। तो ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, किसकी मदद से, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा की मदद से। तो जिस तरीके से हमने एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2 किया था वैसे ही करना है, सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, let a be a positive integer। तो हमने a को मान लिया एक पॉजिटिव इंटीजर, उसके बाद क्या करते हैं, a को डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, वो हमें क्वेश्चन से पता लगता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, तो हमें a को 3 से डिवाइड करना है, तो a को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। अब क्वेश्चन को हमने q मान लिया और रिमाइंडर को हमने r मान लिया। अब वापस से देखो यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा का यूज कर रहे हैं हम, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू इक्वेशन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो डिविडेंड यहाँ पर a है, डिवाइजर कितना है 3, इक्वेशन कितना है q और रिमाइंडर r। साथ में जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन डिवाइजर b होता है, बट यहाँ पर कितना 3 है, तो हमने 3 लिख दिया। अब देखें a की वैल्यू 3q+r तो है, बट r की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल है, तो 0 और 3 के बीच में क्या क्या आता है, 0 के बराबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो ये 3 ही वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। तो हम एक बार सबको r की वैल्यू 0 1 2 3 रखकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो अगर हम r की वैल्यू 0 रखें इसके अंदर तो a की वैल्यू 3q आएगी, अगर हम r की वैल्यू 1 रखें तो a की वैल्यू 3q+1 आएगी, और अगर हम r की वैल्यू 2 रखें तो 3q+2 के इक्वल आएगी, ठीक है। तो बट ये वैल्यू किसकी मिली हमें, a की, और a क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, बट हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू मिली, अब उसके स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, उसका स्क्वायर कर दो। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं a स्क्वायर बराबर, अब देखें फर्स्ट वाला में 3q का स्क्वायर है तो 3q स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर,
इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, 3 को बाहर निकाल रहा हूँ। जैसे हम 3 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ 3 बचा और ये क्यू स्क्वायर ऐसा का ऐसा। अब देखें क्यू क्या है, क्यू कोई पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। जब हम यहाँ पर एक और 3 क्यू प्लस आर लिखते हैं तो क्यू क्वोशंट है और क्वोशंट कोई भी इंटीजर हो सकता है। यहाँ पे कंडीशन होती है ना, लिखते हैं नॉर्मली। तो अगर क्यू कोई इंटीजर है तो क्यू का स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा। क्यू का स्क्वायर इंटीजर है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी एक इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा भी एक इंटीजर ही तो है, तो इसको इतना बड़ा लिखने की क्या जरूरत है। इसको एक नया नाम दे देते हैं, क्या दें, इसको हमने m मान लिया क्योंकि हमें क्वेश्चन में m दिया हुआ, ठीक है। तो ये भी इंटीजर है तो इसको हम 3m के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हमने पहले वाले का स्क्वायर किया, दूसरे वाले का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। अब a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर सकते हैं इसको। a प्लस बी होल स्क्वायर सबको पता होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो पहले फर्स्ट वाले का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और q स्क्वायर प्लस 2ab 2 3 के 6 और q प्लस b स्क्वायर, b की जगह 1 है यहाँ तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया। अब देखें इसको हमें उस फॉर्म में लेके आना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों के अंदर 3 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 3 3 का 9, यहाँ 3 बच गया और साथ में q स्क्वायर है, यहाँ पर 3 2 जा 6, यहाँ पर 2 बच रहा है और q साथ में है और पीछे का 1 ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब देखें ये पूरा भी एक इंटीजर होगा क्योंकि q इंटीजर है, तो इस पूरे को भी तो हम m मान सकते हैं, तो 3m प्लस 1 हो गया। इस तरीके से इसको किया है, उसी तरीके से अब तीसरे वाले का स्क्वायर करना है, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। आपस में ओपन करें a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 3 का 6 2 6 2 जा 12 और साथ में q आएगा प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर कितना मिल गया यहाँ से 4। अब इसको हम डायरेक्टली उस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, थोड़ा सा हमें फेरबदल करनी होगी इसमें। तो हम क्या करना है, इसको मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ, अभी इसको भी मैंने ऐसे छोड़ दिया, इस 4 को मैंने 3 प्लस 1 लिख दिया। अब इन तीनों के अंदर मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे बचेगा 3q स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 3 4 जा 12 4q प्लस 3 बन जाए 3 यहाँ तक और पीछे का मैंने ऐसा ऐसा, ठीक है। अब क्यों इंटीजर है तो ये पूरा भी एक इंटीजर होगा और इंटीजर को हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, तो 3m प्लस 1। तो देखें किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m के इक्वल आ रहा है या फिर 3m प्लस 1 के इक्वल आ रहा है, और यही तो हमें प्रूफ करना था, तो हो नहीं गया। तो नोट करें, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है एक्सरसाइज का, use Euclid's division lemma to show that the cube of every positive integer is of the form 9m 9m plus 1 और 9m plus 8 फॉर्म में होता है, ठीक है। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब करते हैं तो वो या तो इन तीनों में से कोई एक फॉर्म में होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो सेम प्रोसेस है, सबसे पहले लेट a बी ए पॉजिटिव इंटीजर, a को हमने एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, उसके बाद क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है, और यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करने का मतलब डिवाइड करना है, किससे, अब यहाँ पर हम 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर a को 3 से डिवाइड करें तो अगर हम क्वेश्चन को q मान लेते हैं और रिमाइंडर को हम r मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको, यूक्लिड डिवीजन लेमा से डिवाइजर a है, सॉरी डिविडेंड a है, यहाँ पर डिवाइजर 3 है, क्वेश्चन q है और रिमाइंडर r है, साथ में रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन डिवाइजर। तो यहाँ पर डिवाइजर 3 है तो 3 से छोटा होगा। सेम प्रोसेस क्या लिखें, r की कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है, या तो 0 हो सकती है 1 हो सकती है या फिर 2 हो सकती है।
तो एक करके रखें। तो r की वैल्यू 0 रखेंगे तो a इक्वल टू 3q, r की वैल्यू 1 रखेंगे तो a इक्वल टू 3q प्लस 1, और अगर r की वैल्यू 2 रखेंगे तो a इक्वल टू 3q प्लस 2। ठीक है, बट ये तो a की वैल्यू मिली, यानी कि a को तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बट हमें किसकी फॉर्म याद करनी है? तो q वो पॉजिटिव इंटीजर और a क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, तो a का क्यूब करना। तो क्या करना है? a क्यूब निकालना है इसका मतलब हमें। तो 3q की पावर 3, अब देखा 3 की पावर 3 कितना आएगा? 3 दिया 9 होती है 27, यानी 27 आ गया, और q क्यूब आ गया। बट हमें लाना किस फॉर्म में? इस फॉर्म में। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 9 को हमने अलग कर लिया, और क्या बचा? 9 3 या 27 q क्यूब। अब q एक इंटीजर है, तो q की घात 3 करेंगे तब भी एक इंटीजर ही आएगा, और उसको 3 से गुणा करेंगे तब भी एक इंटीजर ही आएगा। तो ये पूरा भी तो एक इंटीजर ही है, तो इसको मैं m से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? सेकंड वाले का क्यूब कर रहे हैं। 3q प्लस 1, इसकी घात 3। अब यहाँ पर है बच्चों को दिक्कत, इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? a प्लस बी होल क्यूब। तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो इसका यूज करें और इसको ओपन करें। a का क्यूब 3q, इसका क्यूब करें प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर a की जगह 3q, तो 3q का स्क्वायर, और b की जगह 1। तीसरी टर्म क्या है? 3a स्क्वायर ab स्क्वायर, a की जगह 3q, b की जगह 1 स्क्वायर। फोर्थ टर्म क्या है? b क्यूब, यानी कि 1 क्यूब। इसको सोल्व करेंगे तो 3 3 9 9 3 27 क्यूब क्यूब। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, फिर 9 3 27 क्यूब स्क्वायर, 3 3 9 क्यूब। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ठीक है, और 1 की पावर 3 भी 1 ही आएगा। अब इसको हमें इस फॉर्म में बनाना है, तो क्या करना है? देखें, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इन तीनों टर्म्स में से 3 कॉमन ले सकता हूँ, एक्चुअली 9 कॉमन ले सकता हूँ। तो 9 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पर क्या बचेगा? 9 3 27, तो 3 बचेगा, साथ में क्यूब क्यूब लिखा हुआ है, प्लस 9 3 वापस से 3q स्क्वायर प्लस 9 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 9 1 9, कितना बचा? q बचा। तो ये पीछे का मान ऐसा का ऐसा। अब ये पूरा भी एक इंटीजर तो होगा, ये पूरा इंटीजर है, तो इसको हम m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 9m प्लस 1। ठीक है, तीसरी कंडीशन कौन सी थी? कि a की वैल्यू 3q प्लस 2 के बराबर है, इसका इसकी क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा? अब ध्यान रखें, मैं इस तरीके से ओपन करके नहीं बता रहा आपको, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्यूब करने के बाद क्या आएगा। ठीक है, तो a का क्यूब करेंगे तो 3 3 9 9 3 27, फर्स्ट टर्म तो सेम आएगी, प्लस सेकंड टर्म में 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर करेंगे तो 9 9 27 27 2 जा 56 q आएगा स्क्वायर। फिर 3ab स्क्वायर, तो a 3b स्क्वायर 4, तो 4 3 जा 12 12 3 जा 36 क्यूब, और b का क्यूब लास्ट वाले टर्म 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ठीक है, क्यूब करना तो आता है ना सभी को, इसके अंदर इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ठीक है, अगर अप्लाई करना नहीं आता तो आप कमेंट में लिखकर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको इस फॉर्म में बनाने के लिए वापस से क्या कर रहा हूं मैं? 9 को कॉमन ले रहा हूं,
इन तीनों के अंदर से। तो 9 3 27, 3 क्यूब रूट में गया, यहाँ पर 9 कॉमन आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ 56 में 54 आएगा, ठीक है, तो 6 आ रहा है, और 6 54 6 आएगा यहाँ, और 9 4 जा 36 प्लस का 8, ठीक है। अब ये पूरा भी एक इंटीजर होगा, तो इसको m नहीं मान सकते क्या, 9m प्लस 8। तो ध्यान से देखें, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर जिसको हमने a माना उसका क्यूब या तो 9m फॉर्म में आ रहा है, या फिर 9m प्लस 1 फॉर्म में आ रहा है, या फिर 9m प्लस 8 फॉर्म में आ रहा है। तो यही तो प्रूफ करना था हमें आंसर। तो आप इसे नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके एक्सरसाइज का, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। एक आर्मी कंटिंजेंट है, कंटिंजेंट का मतलब होता है टुकड़ी या दल कह सकते हैं, 660 मेंबर्स है उसके अंदर, उसको मार्च करना है, किसके पीछे मार्च करना है, एक आर्मी बैंड है जिसके अंदर 32 मेंबर्स है, उसके पीछे मार्च करना है उसको। और the two groups are to march in the same number of columns। जो ये दोनों ग्रुप्स हैं उन दोनों का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो सेम होना चाहिए। तो हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन व्हिच दे कैन मार्च। तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, तो ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा और आपको समझ में आया होगा कुछ, बट अभी हम समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि सबसे पहले ये बैंड वाला है, जैसे बारात में सबसे आगे क्या होता है, बैंड वाला, उसके पीछे बारात होती है ना, तो आर्मी में भी सबसे आगे बैंड वाला है। तो ये बैंड वाला है, बैंड वाला को पीछे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इस तरीके से, ये बैंड वाले खड़े हुए, ठीक है। फिर एक के पीछे दूसरा बैंड वाला, दूसरे के पीछे तीसरा है, तीसरे के पीछे चौथा है, इस तरीके से चलता जा रहा है, इस तरीके से एक के पीछे एक के पीछे एक, ये खड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बैंड वाला खड़े कर दिया हमने। अब अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल देखें इस तरीके से, तो इसको हम क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। ये तो हो गई फर्स्ट रो, ये हो गई सेकंड रो, इसके बाद थर्ड रो, इसके बाद चलते चलते ये कौन सी रो है, ये है लास्ट रो। इसी को अगर हम वर्टिकली देखते हैं ऐसे खड़ा, तो हम इसको कहते हैं कॉलम। तो ये हो गया फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड कॉलम, और ये वाला लास्ट कॉलम। तो अब यहाँ पर हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो पता नहीं है, तो मान लेते हैं, इसको तो मिटा रहा हूँ। मान लेते हैं जो बैंड वाला है उनकी नंबर ऑफ रोज है y, मान लिया हमने इसको कि जो बैंड वाला है उनकी नंबर ऑफ रोज y है, और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है उसको हम x मान लेते हैं। ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक x मान लिया हमने। अब देखें यहाँ पर एक लाइन में कितने मेंबर्स हैं बैंड वालों के, यानी कि आर्मी बैंड के 1 2 3 से लेकर कितने टोटल x मेंबर्स हैं। तो दूसरी लाइन में कितने होंगे, 2 into x नहीं होंगे क्या। तीसरी लाइन में कितने होंगे, 3 into x नहीं होंगे क्या। तो टोटल कितनी रोज है यहाँ पर, y। तो y रोज में कितने होंगे, y into x हो गए। तो यहाँ पर टोटल मेंबर्स कितने हो गए, y into x। अब हमें पता है पहले से कि टोटल जो मेंबर्स हैं किसके अंदर, आर्मी बैंड के अंदर, वो कितने हैं, 32 मेंबर्स हैं। तो ये y into x आएगा वो 32 के इक्वल आएगा या नहीं आएगा, आना चाहिए ना, ठीक है। इसी तरीके से अब बैंड वालों के पीछे कौन लगने वाला है, आर्मी कंटिंजेंट ऑफ
यानी कि जो आर्मी की टुकड़ी के सदस्य हैं वो इसके पीछे खड़े होने वाले हैं, तो उनको भी खड़ा कर देते हैं, उनको हम सी से मारते हैं, सी सी सी। इस तरीके से एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा, चलते जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या ये ऐसे हो सकता है क्या? हाँ या ना? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसने कहा है हमसे कि द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि इन दोनों को मार्च करना है सेम नंबर ऑफ कॉलम से। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके नंबर ऑफ कॉलम अलग हो गए, इसके अलग हो गए, ये एक ज्यादा हो गया ना इससे, तो ये ज्यादा नहीं हो सकता, दोनों के नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होने चाहिए, इसलिए ये इससे मार्च नहीं कर सकता। ठीक है, वैसे भी ऐसे करेगा तो अजीब लगेगा थोड़ा सा, बट यहाँ पर नंबर ऑफ रोज चेंज हो सकती है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज हमने जेड मान ली, नंबर ऑफ कॉलम्स तो सेम ही है, एक्स ही रहेगा यहाँ पर भी। तो जिस तरीके से एक रो में कितने मेंबर्स हैं x, दूसरी में कितने हो गए 2 into x, तीन में कितने हो गए 3 into x, तो टोटल कितनी रोज हैं z, तो z रोज में कितने मेंबर्स हो गए z into x, और टोटल कितने मेंबर्स हैं आर्मी कंटिंजेंट के अंदर 616। अब देखें यहाँ पर x एक फैक्टर है 32 का, फैक्टर्स का मतलब जानते हैं किसी भी नंबर को दो या दो से अधिक नंबर्स के मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं तो उसके फैक्टर्स होते हैं, तो यहाँ पे 32 y और x के मल्टीप्लाई के रूप में लिखा हुआ है, इसका मतलब x इज अ फैक्टर ऑफ 32 एंड x इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ 616। x इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है, इसका मतलब x इज अ कॉमन फैक्टर, तो x एक कॉमन फैक्टर तो है, ये तो पता लग गया हमें। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में एक लाइन दी गई है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड आउट करना है हमें, इसका मतलब x क्या होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए, तो x शुड बी मैक्सिमम। मैक्सिमम को ऐसे भी लिख सकते हैं हाईएस्ट, x कॉमन फैक्टर है, साथ में x शुड बी हाईएस्ट, यानी कि एक हाईएस्ट भी होना चाहिए, तो x हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना, तो x क्या हो गया HCF इसका 32 और 616 का HCF हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हमें पता लग गया कि हमें निकालना क्या है। अब एक बार हमें पता लग गया कि हमें क्या निकालना है तो हम निकाल सकते हैं आसानी से। यहाँ पर एक लाइन लिख लेता हूँ ऊपर कि लेट x बी द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अब मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट भी बोल सकता था कि आपको डायरेक्ट निकालना है कि HCF निकालना है 32 और 616 का, बट ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है, पता तो होना चाहिए ना कि क्यों निकालना है और क्या निकालना है। अब निकालेंगे आप तो यूक्लिड विभाजन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम HCF निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे 32 से 616 को डिवाइड करेंगे, तो कितने टाइम गया 1 टाइम 32, इसको माइनस करें 29 आ गया, इस 6 को नीचे लिखेंगे, वापस कितनी बार जाएगा 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 288, इसको भी सर सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ रहा है यहाँ पे 8 आ रहा है। अब रिमाइंडर 0 चेक करना है हमें, आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो क्या करते हैं इसको उठा के यहाँ पर रख देते हैं 32, 8 4 जा 32, अब रिमाइंडर 0 आ गया, और जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया तो ये कितना मिल गया हमें, लास्ट का जो डिवाइजर होता है वही HCF होता है, तो HCF मिल गया हमें 8, तो x का मान आ गया 8, आंसर आ गया। लास्ट में एक लाइन लिखते हैं, क्या लिखेंगे, अतः ऐसे लिख सकते हैं हम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स आर 8 और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स एज मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम
ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन खत्म हो गया यहाँ पर। इस क्वेश्चन को हमने पहले नहीं बताया था तो यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लें, मिलता है नेक्स्ट वीडियो।